हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7 प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज उसको कंप्लीट करने वाले। प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? बचाना। हेरिटेज मतलब होता है जो विरासत। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ अ यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। भारत की आज जो जगह है, स्थिति है, वो पूरे वर्ल्ड में आज जानी जाती है। एक यूनिक प्लेस है इंडिया का। देयर हैज बीन अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। रिमार्केबल मतलब यादगार, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान। ठीक है, ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, साइंस, रिलीजन, कल्चर एंड आर्ट। आज भारत जो है वो बोलते हैं ना कि बहुत यादगार कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। किसके बेसिस पे? ज्ञान के बेसिस पे, विज्ञान के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, संस्कृति जिसको बोलते हैं, एंड आर्ट। आर्ट मतलब क्या होता है? कला। इंडिया हैज़ अ रिच एंड इनिमिटेबल हेरिटेज। आज जो भारत की जो बोलते हैं ना, अगर हेरिटेज जो विरासत है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है और इनिमिटेड मतलब इसका मतलब क्या होता है? अनोखी। ठीक है, इनिमिटेबल मतलब क्या होता है? अनोखी। आवर हेरिटेज शोज एन इम्पेरियल डिग्निटी ऑफ एन एंशियंट इंडिया। और ये जो हमारी जो विरासत है वो एक इम्पेरियल डिग्निटी को शो करती है, मतलब शाही गरिमा को शो करती है भारत का। दैट इज वाई वी शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज विच इज अटमोस्ट डिमांड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम पे जो हेरिटेज है, विरासत, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे हेरिटेज को बचा के रखना चाहिए। ठीक है, नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बचाने की जरूरत क्यों है? द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज मल्टीफेरस विच ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन। जो हमारे जो हेरिटेज है, विरासत है, वो मल्टीफेरस है, मतलब विविध, बहुत सारे हैं। और जो क्या करता है, हमारे जो देश की जो वैभव है, शोभा है, वो बढ़ाता है। ठीक है, ये हेरिटेज की बात कर रहे हैं। कल्चरल हेरिटेज अकोमोडेट्स मतलब जगह देना। स्कल्पचर, यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या आता है? स्कल्पचर आता है, आर्किटेक्चर आता है, लिटरेचर आता है, वेरियस आर्ट्स, बहुत सारे कला आते हैं, एंड नेचुरल हेरिटेज भी आते हैं। ठीक है, नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स आर एडवर्सली, बहुत बुरी तरीके से अफेक्टिंग आवर हेरिटेज, हैंस इट्स प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होता है? कुछ प्राकृतिक और कुछ मैन मेड, मतलब हम ह्यूमंस के द्वारा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट कर देते हैं हमारे जो विरासत है उसको। इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए? जो हमारी विरासत है उसको बचाने के लिए कुछ स्टेप्स तो करना पड़ेगा। आवर हेरिटेज ग्लोरीफाइज द पीपल ऑफ आवर कंट्री, सो दे रेस्पेक्ट आवर हेरिटेज बाय एसोसिएटिंग इट विद देयर ऑन आइडेंटिटी। अपनी खुद की पहचान के लिए देखो, हमारी जो हेरिटेज है वो एक बोलते हैं ना कि हमारे देश का एक शोभा बढ़ाती है, हमारे देश के लोगों का भी शोभा बढ़ाती है। इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो एक अपने हेरिटेज को भी अपनी एक आइडेंटिटी मानते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट्स मैनेजमेंट। इसलिए ये जो भी चीज़ मैनेज कर रही है हमारे जो हेरिटेज को, उसके रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए? एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना चाहिए। वी शुड प्रिजर्व वैनिशिंग आर्ट्स, मतलब ऐसी कला जो गायब होते जा रही हैं, एंड आर्किटेक्चर, सो दैट अपकमिंग जनरेशन कैन बी इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स डन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमें क्या करना चाहिए? बचा के रखना चाहिए। जो भी कला और आर्किटेक्चर है वो खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम अगर बचा के रखेंगे तो जो भी आने वाली अपकमिंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, वो क्या रहेंगी? इंस्पायर्ड रहेंगी। जो भी हमारे एंसेस्टर्स, मतलब जो पूर्वज है, उन्होंने काम किया है, जो भी उन्होंने मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए या फिर आर्ट्स वगैरह बनाए। ठीक है, एज वी आर नॉट मच अवेयर अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज एंड आवर नेग्लिजेंस, मतलब जो हम नकारते हैं ना, जो हम इसको अनदेखा करते हैं, इज चीफली रिस्पॉन्सिबल, मतलब मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कमी। जैसे कि हम उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे। इसकी वजह से देखो, हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जो हेरिटेज है, विरासत है, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। हमें उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो है ना सबसे बड़ा मुख्य कारण हो जाएगा किसके लिए? जो हमारी जो हेरिटेज वो डिग्रेड हो रही है, मतलब कम होती जा रही है, उसके लिए। ठीक है, देयरफॉर इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। इसलिए है ना, हमारी जो विरासत है उसको बचाना ही सबसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना महत्वपूर्ण काम अब बन चुका है। नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ की जरूरत है? अवर हेरिटेज इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। जो हमारी विरासत है वही हमारे देश की पहचान है। द कंट्री विच इग्नोर्स इट डज नॉट हैव एनी फ्यूचर एज हेरिटेज इज अवर गाइड। अगर जो भी कंट्री अपने हेरिटेज को इग्नोर करती है, अनदेखा करती है, तो उनका कोई फ्यूचर वगैरह नहीं होता है। ठीक है, द एरर्स वी हैव कमिटेड इन द पास्ट कैन बी रेटिफाइड, मतलब सही कर सकते हैं इन द प्रेजेंट, एंड वी कैन प्रॉपरली प्लान फॉर द फ्यूचर। जो भी हमने गलतियां की अपने हेरिटेज के रिलेटेड, उसको क्या करना चाहिए? हमें सुधारना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए? फ्यूचर के रिलेटेड उसको प्लान करना चाहिए कि कैसे हमको बचा के रखे। ठीक है, हेरिटेज एक्ट्स एज अ गाइड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट। ये जो हमारी विरासत है वो भी एक गाइड प्रोवाइड करती है हमारे डेवलपमेंट के रिलेटेड। ठीक है, हेरिटेज इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यू कॉन्सिक्वेंसेज अक्रॉस द कंट्री। देखो, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या होता है? नतीजे।
तो ये जो हेरिटेज है वो एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है किसके रिलेटेड, नए नतीजे लाने के लिए फॉर द कंट्री। इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग द डैमेज डन टू द प्लेसेस ऑफ कल्चरल एंड हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज। देखो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जो भी कल्चरल या फिर नेचुरल जो हेरिटेज विरासत है उनको हमें क्या करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द कॉमन पब्लिक शुड प्ले देयर वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर हेरिटेज। सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, सिर्फ सरकार को नहीं, बल्कि कॉमन जो नॉर्मल पब्लिक है उनको भी ये ध्यान देना चाहिए और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए अपने जो हेरिटेज विरासत है उसको बचाने के लिए। एज द हेरिटेज इज कंसिडर एज एन आइडियल फॉर द पीपल, आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श। इट इज नेसेसरी टू सीज इट डिग्रेडेशन, सीज मतलब क्या होता है, रोकना। जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों का जो आदर्श है वो एक हेरिटेज है, विरासत है, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, लोगों को ये जो डिग्रेडेशन है, जो हेरिटेज समय समय से कम होते जा रहा है उसको रोकना चाहिए। ग्रेटर डैमेज हैज बीन डन टू अवर हेरिटेज बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ फॉरेन ट्राइब्स एंड अवर अनअवेयरनेस। देखो बहुत ज़्यादा डैमेज पहले से ही हो चुका है हमारी विरासत को, क्यों, क्योंकि पहला रीजन था इन्वेजन, मतलब आक्रमण किसने किया था, जो फॉरेन ट्राइब्स आए थे हमारे देश के अंदर और हमारे जो हेरिटेज वगैरह थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिए थे। एंड दूसरी बात ये जो मेजर है वो हमारी अनअवेयरनेस, मतलब हम जो जागरूक अभी नहीं हुए हैं उसकी वजह से। सो इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज ऑफ द कॉमन पब्लिक टू कंजर्व एंड प्रिजर्व अवर हेरिटेज। तो ये एक मोरल ड्यूटी बनता है यहाँ इन भारत के नागरिकों का और जो गवर्नमेंट सरकार है उनका भी, कि हमारी जो नेचुरल और जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बचा के रखें। टूरिज्म इंडस्ट्री एंड आवर हेरिटेज, दोनों के बीच में क्या लिंक है, देखो अगर जो भी प्लेस पे हेरिटेज रहता है वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, टूरिज्म की वजह से वहाँ पे लोगों को, लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलता है, और अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली वहाँ के लोगों का इनकम वगैरह बढ़ जाता है। तो ये दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड रहते हैं। वेरियस साइट्स ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया हैव बीन अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड मतलब क्या होता है, स्थापना देना, जगह देना, इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। यूनेस्को के अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिया के जो हेरिटेज वाली जगह है उनको लिस्ट किया गया है। मेनी पीपल कम टू विजिट टू एक्सप्लोर एंड टू डू रिसर्च ऑन अवर हेरिटेज फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। भारत से भी और भारत के मतलब विदेश से भी बहुत लोग आते हैं हमारे इंडिया में, जो भी हेरिटेज है उसके बारे में रिसर्च करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे घूमते हैं। दिस बूस्ट और टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको है ना बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, ठीक है। Along with the economic benefits to the concerned states, tourism industries provides appropriate opportunity and proper platform to showcase our multifarious culture, arts and tradition in front of the world। देखो इसकी वजह से क्या होता है, पैसे का भी फायदा होता है हर एक स्टेट्स को, टूरिज्म इंडस्ट्रीज वगैरह को, ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटी भी उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या, जो लोग वहाँ यहाँ पे घूमने आते हैं जहाँ पे भी कल्चरल हेरिटेज वगैरह रहता है वहाँ पे, ठीक है, और इसकी वजह से वहाँ पे जो बोलते हैं ना कि मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलता है वहाँ के लोगों को, और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। Apart from this, tourism also provides employment to the local people and this keeps the vanishing arts and tradition alive। इसके बावजूद भी देखो जो टूरिज्म है, जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, इसकी वजह से जो लोकल लोग हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे जो वैनिशिंग आर्ट्स जो कला है उसको है ना, और जो ट्रेडिशन है, जो प्रथा है उसको जिंदा रखने का ही काम करता है, ठीक है। नाउ अ डे tourism as a subject has been added in the field of education which is eventually promoting tourism guide as an independent business। आज के टाइम पे जो टूरिज्म है उसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट घोषित किया गया है, और इसको क्या करते हैं, ये कैसे जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है, उसके अंदर गाइडलाइंस वगैरह लिखा रहता है। इंडिया अर्न्स फॉरेन करेंसी फ्रॉम द फॉरेनर्स, इसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिया है हमारा, जो भारत देश है, फॉरेन पीपल इंडिया में आते हैं विजिट करने के लिए, तो फॉरेन करेंसी उनके पास होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भारत है वो फॉरेन करेंसी ज़्यादा कमाता है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ हेट्रोजीनियस कल्चर मतलब मिक्स कल्चर, इट एनलाइटन्स द टैलेंट ऑफ आवर कंट्री। एनलाइटन्स मतलब क्या होता है, सूचित करना, हमारे जो कंट्री के अंदर जो भी टैलेंट वगैरह उसको सूचित करता है इंटरनेशनल लेवल पे। फैसिलिटीज लाइक मेटल रोड, रेलवेज, वाटर, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा डेवलप अराउंड द साइट्स ऑफ द हेरिटेज। जहाँ पे भी हेरिटेज है वहाँ पे मतलब ये सब फैसिलिटीज वगैरह दी जाती है, सुविधा वगैरह दी जाती है। टूरिज्म एनकरेज, बढ़ावा देता है एक्टिविटीज लाइक फोटोग्राफी, वहाँ पे आते हैं लोग, फोटो खिंचाते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं एक्सेट्रा। साइमल्टेनियसली साथ में क्या करते हैं, प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द स्ट्रीट हॉकर्स, वहाँ पे जो भी लोकल पब्लिक रहते हैं, हॉकर्स रहते हैं, जो भी लारी वगैरह या फिर स्टॉल वगैरह लगाते हैं, उनके लिए बोलते हैं ना कि रोजगार भी क्रिएट करती है क्या, ये जो हेरिटेज है और वहाँ पे जो टूरिज्म होता है उसकी वजह से। Varied cultural, indigenous art and their features have got a proper platform for the development। जो डिफरेंट प्रकार के जो हमारे कल्चर है, संस्कृति है, इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, स्वदेशी, एंड देयर फीचर्स, जो उनके फायदे हैं वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पा चुके हैं फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड मेजर टू कंजर्व, कैसे हमें हेरिटेज को बचाना है और कौन कौन से मेजर्स को फॉलो करना है। Efforts made for the preservation and conservation of the heritage as given below। Indian government has constituted the Indian Board of Wildlife in 1952 to protect our wildlife। सबसे पहले क्या किया था, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए एक एक्ट पास किया गया था। इट फैसिलिटेट, ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, विथ मटेरियल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो भी
रिक्वायर्ड मटेरियल रहेगा वाइल्ड लाइफ के बचाने के लिए, वो है ना ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इट सजेस्ट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क। इसकी वजह से देखो जो भी हेरिटेज है, विरासत है, उसको बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाया गया, बर्ड सेंचुरी बनाया गया एंड जियोलॉजिकल गार्डन्स अलॉन्ग विद द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमें मतलब जो भी एक्सटिंक्टिंग बोलते हैं ना कि खत्म होने वाले जो जितने भी जानवर जीव जंतु हैं उनको बचाना चाहिए, उसकी वजह से नेशनल पार्क भी बनाया गया, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह ये सब बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टेड इन मतलब एस्टैब्लिश इन 1972 gave a firm status to the national parks, sanctuaries and bioreserves. New national parks, wildlife sanctuaries and bioreserves have been established. नए नए नेशनल पार्क बनाए गए ताकि प्रिजर्व कर सके और कंजर्व कर सके जो भी हेरिटेज वगैरह है। The laws of our country for the preservation of our heritage have a wide perspective. इसका जो नजरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। Strict laws have been framed to stop the destruction of the vanishing vegetation and wildlife. जो भी लोग डैमेज करते हैं वाइल्ड लाइफ को, जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉ पास किया गया है, नियम कानून पास किया गया है उनके पनिशमेंट के रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट there are several societies and organizations which have been actively taking up the task of production of wildlife and environment. गवर्नमेंट के बावजूद बहुत सारे ऐसी संस्था है, सोसाइटी है जो है ना केयर करती है अपने एनवायरनमेंट का, वाइल्ड लाइफ का। द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज द ओल्डेस्ट वन ऑफ इट्स, नाम याद रखना, इट्स काइंड। ये एक सोसाइटी है जो क्या करती है, मतलब गवर्नमेंट के बावजूद भी एक ऐसी सोसाइटी है जिसका नाम क्या है, द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये क्या करती है, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1883 में। प्रेजेंटली गिर फाउंडेशन, नेचुरल क्लब एक्सेट्रा इंस्टीट्यूशन आर डूइंग द नोबल वर्क ऑफ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। अपने जो बोलते हैं ना कि पर्यावरण को बचाने का ये जो संस्थाएं वो काम कर रही हैं। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, देखो उनको रियलाइज हो गया था कि ये जो प्रिजर्वेशन है, जो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी जो विरासत है उसको बचाना चाहिए। उसकी वजह से है ना, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे, बना रहे थे, मेड इट मैंडेटरी दैट इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी हमारी हेरिटेज है उसको बचाना, कंजर्व करना, कुछ स्टेप्स वगैरह फॉलो करना, पनिशमेंट वगैरह, ये सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। एंशियंट मेमोरियल्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, देखो पुराने जो मेमोरियल्स, यादगार चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि डिफरेंट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हैं, तो वो देखना है इसमें। द मोर डेंजरस एंड हार्मफुल फैक्टर अरोज इन द वे ऑफ हेरिटेज, द मोर स्ट्रिक्ट एक्शंस एंड एफर्ट्स वर मेड टाइम टू टाइम फॉर प्रिजर्वेशन। मतलब जितना ज़्यादा डेंजरस जो हार्मफुल फैक्टर है अगर हेरिटेज को पड़ता है, विरासत पे पड़ता है, तो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन भी गवर्नमेंट लेती है ताकि ये जो हमारी जो हेरिटेज है उसको बचा सके। Hence various protective measures have been taken for the safeguard over heritage. इसलिए क्या करती है जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे नियम कानून वगैरह भी पास करती है हमारी जो विरासत है उसको बचाने के लिए। Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act enacted in the 1958, देखो इसको एस्टैब्लिश किया गया। जो भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और रिमेन्स मतलब जो भी बोलते हैं ना पुरानी चीज़ें मिलती हैं, तो उसके रिलेटेड एक एक्ट पास किया गया था 1958। दिस एक्ट सजेस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंटीक आर्टिस्टिक वर्क, मतलब बहुत बोलते हैं ना कि बहुत ही यूनिक अगर कुछ आर्टिस्टिक वर्क है, कला वाला जो कुछ चीज़ है, या फिर रिलीजियस प्लेसेस है, हिस्टोरिकल मेमोरियल्स हैं एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उसको प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। दिस आर्कियोलॉजिकल एक्ट एंश्योर्स दैट नो पर्सन और एजेंसी कैन कंडक्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। एक्सकवेशन मतलब होता है खुदाई विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी देखो ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्ट है उसके हिसाब से कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एजेंसी बिना गवर्नमेंट के परमिशन के और जो है ना वो खुदाई नहीं कर सकती है जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है, मतलब जहाँ पे आर्कियोलॉजी के रिलेटेड जो भी एक्सकवेशन खुदाई होगा वो कर नहीं सकती है। पहले उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ खुदाई करनी है तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। दिस एक्शन कॉन्सिक्वेंटली स्टॉप्ड clandestine excavation, hence many of our heritage sites are still preserved and kept intact। अगर देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, किसी को पता चल रहा था कि ये जगह पे ये जो नेचुरल हेरिटेज या फिर कल्चरल हेरिटेज या फिर आर्टिस्टिक आर्कियोलॉजिकल वर्क्स वगैरह कुछ चीज़ें वगैरह पाई जा सकती है, वहाँ पे खुदाई करके वो लोग क्या करते थे, चुरा लेते थे। बट अब क्या है, ये कंपलसरी हो गया है कि अगर आपको कोई भी चीज़ अगर मिलता है या फिर आप जो खुदाई करते हो तो उस पर रोक कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया उसको। जो पहले उसको जो भी लोग वहाँ खुदाई कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, देन ही वो क्या कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सम हिस्टोरिकल प्लेसेस, कुछ बोलते हैं ना हिस्टोरिकल पुराने जो प्लेसेस हैं उनको क्या नाम दिया है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स नाम दिया गया है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स। और ये जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको बचाने का काम कौन करता है, ये जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो। However, these heritage sites will not be preserved just by framing laws, but it becomes moral responsibility of every citizen।
बार बार नियम कानून पास करने से ही नहीं बचाना है, हम ये जो नॉर्मल पब्लिक है हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें हमारी जो विरासत है उसको बचा के रखना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी मेंटेन साइट्स ऑफ हेरिटेज विच आर इधर डिस्ट्रॉयड और द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शंस। और डिपार्टमेंट ऑफ जो आर्कियोलॉजी हो वो मेंटेन रखते हैं साइट्स को, हेरिटेज को, विरासत को, ठीक है, जो कि मतलब है ना कुछ डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं और कुछ है ना मतलब बोलते हैं ना कि डिस्ट्रॉय होने के रास्ते में, कगार पे हैं। While taking up the work of maintenance of monuments, one should keep in mind that they should be preserved in such a manner so that it retains its original shape, size and condition intact। अब यहाँ पे देखो ये भी रूल पास किया गया है कि अगर मान लो कुछ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर कुछ उसके अंदर चेंजेस वगैरह लाते हैं, अगर कुछ मेंटेनेंस भी करते हैं, कुछ सुधार करते हैं कोई भी मॉन्यूमेंट्स या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क्स वगैरह के या फिर कुछ हेरिटेज वगैरह पे, तो उनको ध्यान देना है कि कोई भी ओरिजिनल शेप के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, न साइज के अंदर चेंज आना चाहिए और कंडीशन के अंदर भी चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब कुछ भी अगर सुधार कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं वो चीज़ का, तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए जिससे उससे अफेक्ट ना पड़े। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI जिसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ मोर देन 5000 मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स अंडर इट प्रोटेक्शन। मतलब इसके पास जिम्मेदारी है कि इतने इतने मॉन्यूमेंट्स और साइट्स को मुझे बचा के रखना है। संगमेश्वर टेम्पल एंड Papnasham temple in the Andhra Pradesh were going to be submerged into the sea due to the construction of Nagarjuna Sagar multipurpose project। अब देखो ये जो दो टेम्पल्स हैं वो है ना जो समुद्र के अंदर डूबने के कगार पे हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे नागार्जुन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। देयरफॉर these temples have been successfully shifted to Alampur at महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखो मतलब वो डूबने वाले थे समुद्र के अंदर, इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों टेम्पल्स को क्या कर दिया गया, आंध्र प्रदेश के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। ताजमहल ऑफ आगरा इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स हैं जिनमें से ताजमहल है, उसका भी नाम आता है, वो भी एक हमारा क्या है, विरासत है। एयर पोल्यूशन caused by Mathura oil refinery and fast growing nearby industries turned the white marble and pale and dull। मतलब धब्बा सा बोलते हैं ना कि भद्दा सा दिखने लगा था, डल दिखने लगा था। क्यों? क्योंकि है ना ये जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पे क्या करते थे, बहुत ज़्यादा हवा के प्रदूषण के कारण वो डल दिखने लगा, जो ताजमहल का मार्बल है वो, ठीक है, क्योंकि वो व्हाइट मार्बल था अब थोड़ा पीला पड़ने लगा है। द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी Next, the Department of Archaeology took suitable steps to close the industries spreading air pollution in its neighborhood। आसपास में जो भी इंडस्ट्री सेटअप थी जो हवा प्रदूषण करती थी उनको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर हैज ब्रॉट बैक टू द ब्राइटनेस ऑफ द ताजमहल। रेगुलर क्लीनिंग वगैरह करते हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ताजमहल वो वापस जो मार्बल वो चमकना स्टार्ट कर दिया है। Our role in the preservation of museum, हमारा क्या रोल है म्यूजियम्स को बचाने के अंदर। According to the Indian Treasure Trove Act 1876, if any citizen suddenly finds any ancient artistic and antique article from a house, field, well, lake, etc. while digging, then he has to immediately मतलब तुरंत notify मतलब जानकारी प्रोवाइड करना है to the officer of the archaeological department। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी सिटीजन जो भारत का नागरिक है वो कोई अब घर पे खुदाई करते टाइम या फील्ड्स में, वेल या लेक में अगर डिगिंग करते टाइम उनको कुछ चीज़ मिलती है, फॉर एग्जांपल एंटिक चीज़ मिलती है या फिर कुछ आर्टिस्टिक चीज़ मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले ये जानकारी किसको प्रोवाइड करना है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को। With these small efforts, they can preserve valuable things which could have been lost due to the carelessness। बोलते हैं ना कि उतना ध्यान उस टाइम पे नहीं दिया गया था जिसकी वजह से वो चीज़ गुम हो गई थी, और वो चीज़ को हम बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स, छोटे मोटे एफर्ट्स करके और उसको प्रिजर्व करके। Government has tried to obtain information regarding personal or private museums consisting extensive artistic pieces under the Act of 1972। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोशिश करती है जो भी पब्लिक या फिर प्राइवेट, पर्सनल और प्राइवेट जो म्यूजियम्स वगैरह हैं उनसे। सिस्टमेटिकली आर्चिव डॉक्यूमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेट प्रोवाइड्स बेटर गाइडेंस टू द हिस्टोरियंस एंड रिसर्चर्स। और ये सब जो भी फॉर एग्जांपल विरासत वगैरह उसके रिलेटेड जो सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट्स हैं उससे भी जो रिसर्चर्स वगैरह हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। म्यूजियम्स परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ प्रिजर्विंग वैल्यूएबल थिंग्स केयरफुली। जो भी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है उसको कहाँ पे रखते हैं, म्यूजियम्स के अंदर रखते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द म्यूजियम्स आर गिवन बिलो। देखो ये जो म्यूजियम्स का नाम दिया गया है कौन से सिटी में और कौन से स्टेट में, वो याद रख लेना। It is a combined duty of general public and the government to generate awareness towards the preservation and the protection of the museum। ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है और जनरल पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें क्या करना चाहिए, जो म्यूजियम्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी कीमती चीज़ को बचा के रखा जाता है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। अवर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, हमारा क्या रोल है हेरिटेज जो विरासत है उसको बचाने में। इफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यूनेस्को एंड द NGOs
are performing their duties to preserve our valuable heritage, then as an individual one should play an effective role in that direction. अगर ये पूरी संस्था, हमारा जो गवर्नमेंट है, वो यूनेस्को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग काम कर रहे हैं हमारी जो विरासत है उसको बचाने के लिए, तो हमें भी क्या करना चाहिए, वही सेम डायरेक्शन में हमें ऐसे रूल्स फॉलो करने चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए ताकि जो हमारी विरासत है उसको हम बचा सकें. Teachers in the school and colleges should impart the knowledge of India's glorious heritage. और जो टीचर्स हैं उनको स्कूल के अंदर क्या करना चाहिए, जो हमारे भारत के अंदर इतने खूबसूरत जो विरासत है, जो भारत की शोभा बढ़ाती है, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए. स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉमन पब्लिक शुड गेन द नॉलेज ऑफ द अनफेमिलियर प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट रिमेन्स साइट्स. ठीक है, ऐसे प्लेसेस जो वो नहीं जानते हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह, उनके बारे में जानकारी मतलब उनको प्रोवाइड करना चाहिए. दे शुड हेल्प इन देयर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन. उनको भी मदद करना चाहिए कि जो हेरिटेज, जो विरासत है, उसको बचा के रखने में. Everyone should take care of these monuments by preparing the list of all the heritage sites. जितने भी heritage sites है, कल्चरल बोलते हैं ना, विरासत वाली जो जगह हैं, उनका एक लिस्ट बनाना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. वैल्यूएबल थिंग्स शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ब्रोकन और स्टोलन. और जो कुछ भी कीमती चीज है, अगर उसको बचा के रखें तो उसको ना तो चुराना चाहिए, ना ही डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ना ही उसको तोड़ना चाहिए. स्कूल्स, कॉलेज एंड एनजीओ शुड कंडक्ट प्रोग्राम्स like visit to the historical places and sites, speeches, exhibitions, discussions, seminars. जो भी हमारे हेरिटेज है, विरासत है, उसको दिखाना, उसके बारे में कुछ एग्जीबिशन, डिस्कशन करना, सेमिनार कंडक्ट करना, ये सब चीज़ क्या करना चाहिए, स्कूल और कॉलेज को करना चाहिए. इसकी वजह से क्या होगा, टू क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी अपने जो विरासत है उसको बचाने के लिए. इफ द स्पेसिमेन ऑफ द आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर डिस्ट्रॉयड वंस. अगर ये जो भी स्पेसिमेन है, जो भी हमारे स्कल्पचर है, मूर्ति वगैरह का, आर्किटेक्चर का और हिस्टोरिकल मोमेंट्स जो हैं, अगर वो डिस्ट्रॉयड हो गया एक बार में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम टू देयर ओरिजिनल फॉर्म. अगर एक बार मतलब टूट गया या फिर तबाह हो गया तो उसको वापस वही फॉर्म में लाना डिफिकल्ट हो जाता है. सो इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी दैट दे शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड शिफ्टेड टू द अदर प्लेस. और इसलिए हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि उनको डिस्ट्रॉय, तबाह नहीं करना है और ना ही दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करना है. आवर कंट्री हैज़ रिच एंड यूनिक हेरिटेज. और जो हमारी देश भारत है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और एक यूनिक विरासत है भारत के अंदर. देयर आर मेनी एंशिएंट पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, टैप वेल्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एक्सेट्रा इन द डिफरेंट प्लेसेस इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री के देश के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारे लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स वगैरह हैं. वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ मालव लेक ऑफ ढोलका. अब ये लेक्स का नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसकी वजह से इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए. वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है. रानी निवाव ऑफ पाटन, वेल ऑफ चंपानेर, भमरियो वेल ऑफ महमदाबाद, नवगन वेल ऑफ जूनागढ़ एक्सेट्रा ड्यूरिंग द मानसून. वी शुड कॉन्स्टेंटली कीप एन आई ऑन देयर प्रिजर्वेशन. मतलब उनको बचा के रखना, हमारी नज़र है ना इनके ऊपर रहनी चाहिए ताकि इनको कोई भी इफेक्ट वगैरह ना पड़े मानसून के सीजन में. क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पिकनिक स्पॉट्स. जो भी हम पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सफाई मेंटेन रखना चाहिए. सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर टेकिंग प्रॉपर स्टेप फॉर द क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर पिकनिक स्पॉट्स. जो भी पिकनिक स्पॉट्स है, पिकनिक घूमने वाली जगह है, वहाँ पे सफाई रहना चाहिए. इसकी वजह से जो केंद्रीय गवर्नमेंट है और जो राज्य गवर्नमेंट है, वो लोग क्या कर रहे हैं, नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं. कॉन्सिक्वेंटली साथ में देखो, स्पेशल अरेंजमेंट हैज बीन मेड फॉर इट. और बहुत सारे अरेंजमेंट भी इसके लिए बनाए गए हैं. रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेसेस हैव been always a greater attraction among the local as well as the foreign tourists. धार्मिक और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वहाँ पे ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. मतलब लोग यहाँ पे घूमना पसंद करते हैं, चाहे वो लोकल पीपल हो, चाहे वो विदेशी लोग हों. henceforth our government is attentive enough towards its preservation. इसलिए जो हमारी सरकार है वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है इन सब चीज़ों को बचाने के लिए. डो नॉट यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए. डो नॉट लिटर एट पिकनिक स्पॉट्स, यूज डस्टबिन. ठीक है, यहाँ वहाँ कहीं पे भी लिटरिंग नहीं करना है, डस्टबिन को यूज़ करना है, कूड़ा फेंकना है किसके अंदर, डस्टबिन के अंदर. डो नॉट स्पॉइल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इधर बाय राइटिंग और ड्राइंग पिक्चर. अगर कुछ मोन्यूमेंट्स वगैरह बने हैं, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल बना है, उस पर जाके हमें कुछ लिखना वगैरह नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, वेस्ट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ. जो भी वेस्ट है, कूड़ा वगैरह, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, सड़ा देना चाहिए. डू नॉट स्पीट आफ्टर ईटिंग टोबैको और पान और तंबाकू खा के कहीं इधर उधर थूकना नहीं है. डू नॉट पोल्यूट सराउंडिंग एरियाज ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स. जो भी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके आजू बाजू में भी क्या करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए. एक्सटेंसिव केयर, मतलब बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए. शुड बी टेकन ड्यूरिंग द मानसून ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट स्टेपवेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स. मानसून सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए किसके ऊपर, स्टेपवेल्स. जो पुराने स्टेपवेल्स से, लेक से, पॉन्ड से, स्ट्रीम से, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए. बी कॉशियस वाइल क्लीनिंग मॉन्यूमेंट्स विद आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड्स. जो आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड्स है उसके हिसाब से बहुत सतर्क रहना चाहिए जो मॉन्यूमेंट्स है उसको क्लीनिंग करते टाइम, मतलब उसकी साफ सफाई करते टाइम. ठीक है.
Sensitize domestic and foreign visitors. Sensitize डोमेस्टिक एंड फॉरेन विजिटर्स टू अवॉइड डैमेज ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज। जो हम मतलब जो भी फॉरेन विजिटर्स है उनको भी ये हक नहीं देना कि हमारे यहाँ पे आके हमारे ही हेरिटेज को वो डिस्ट्रॉय करें। इफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज कॉज्ड डैमेज टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग इट अगेन टू द ओरिजिनल फॉर्म। अगर प्रकृति की वजह से अगर कोई भी डैमेज वगैरह होता है हमारे विरासत के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स वगैरह फॉलो करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो जो हेरिटेज जो भी विरासत है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो आ जाए इजिली। इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन ब्यूटी एंड क्लीननेस ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस एज दे ब्रिंग फेम एंड प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन। देखो हमें क्या करना चाहिए, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे घूमने लोग आते हैं उसको है ना साफ सुथरा रखना है, जिसकी वजह से क्या होता है भारत की शान भी बढ़ती है और वहाँ पे वो जो जगह है वो वहाँ के लोग भी और जो हमारा देश है वो भी बहुत ज़्यादा समृद्ध होता है। ठीक है, we should make use of science and technology to maintain the originality of our ancient heritage। साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारी जो हेरिटेज है विरासत है उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही मेंटेन रखना चाहिए। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। पहले से हमें पता है कि जो इंडियन का सिविलाइजेशन है, यहाँ पे जो लोग हैं सिविलाइज थे वो बहुत ज़्यादा पुराने लोग हैं। इंडिया हैज़ अ वेराइड एंड रिच हेरिटेज। जो भारत है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध देश है और वेराइड देश है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स यूनिक आइडेंटिटी। जो यहाँ पे बोलते हैं ना कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी दिखता है, मतलब अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग, कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, तो वो हमारी क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी पहचान बनाती है पूरे देश के अंदर। इंडिया हैज़ अ फाइन अमलगमेशन, मतलब मिलावट ऑफ डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर एंड लैंग्वेज इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेराइटी। अलग अलग वेराइटी होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर क्या क्या देखा जाता है, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट धर्म के लोग, कम्युनिटी के लोग, कास्ट के लोग, जाति के लोग, ट्रेडिशन, अलग अलग लोग का अलग अलग ट्रेडिशन भी होता है, प्रथा होती है, कल्चर, संस्कृति होती है, भाषा होती है। येट इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड एंड अनडिवाइडेड। मतलब अलग अलग भाषा से लेके हर एक चीज़ अलग अलग होते हुए भी भारत के जो लोग हैं वो अनडिवाइडेड मतलब विदाउट एनी डिवीजन, बिना कोई डिवीजन के क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। इंडिया हैज प्रूव्ड द फीलिंग्स ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब पूरा जो देश है हमारा वो परिवार है। द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। इसका मतलब क्या होता है, जो पूरी दुनिया वो हमारी एक परिवार की तरह है। दिस फीलिंग एग्जिस्ट इन इंडिया सिंस वैदिक पीरियड्स। वैदिक पीरियड्स के टाइम पे ये जो थिंग है वो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ के लोग, हमारे जो भारतीय लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो पूरा देश है, पूरी जो वर्ल्ड है वो हमारी, दुनिया जो है वो हमारी क्या है। नेक्स्ट, येट इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड एंड अनडिवाइडेड। इसी वजह से जो भारत है वो एकता मेंटेन रख के रखता है यहाँ के लोगों, और वो अनडिवाइड रहते हैं इंडिया के लोग। इंडिया हैज प्रूव्ड द फीलिंग्स ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। इसका मतलब क्या होता है, जो पूरा जो दुनिया है वो क्या है, एक परिवार की तरह है। दिस फीलिंग एग्जिस्ट इन इंडिया सिंस द वैदिक पीरियड्स। और ये जो फीलिंग है वो वैदिक पीरियड के टाइम से ही लोगों के अंदर है। लेट अस गेट गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शंस। चारों दिशाओं से क्या करना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे थॉट्स को सोचना चाहिए और डायरेक्शन को भी। इज द मैसेज ऑफ ऋग्वेदास। और ये किसका मैसेज है, ऋग्वेदा का मैसेज है। विच सोर्स केसेस द ग्रेडनर एंड ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर। भारत की जो कल्चर है, संस्कृति, उसका एक शोभा अलग ही दिखाता है। इंडिया हैज स्प्रेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत के अंदर हमें क्या देखा जाता है, रिलीजियस टॉलरेंस देखा जाता है, सहनशीलता देखा जाता है, एक पहचान देखी जाती है। एंड सेक्युलरिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब डिफरेंट बोलते हैं ना कि जाति वाले लोग, कास्ट वाले, धर्म वाले लोग यहाँ पे आपस में मिलजुल के रहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है पूरे देश के लिए। स्वामी विवेकानंद सेड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन शिकागो। शिकागो के अंदर एक वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसके अंदर जो स्वामी विवेकानंद है वो क्या बोलते हैं, आई एम प्राउड टू से दैट, मैं यह बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ ये कहते हुए, आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज़ टॉट द लेसन्स फॉर ऑफ टॉलरेंस। मैं ऐसे धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ, जो मुझे यह शिक्षा देता है किसका, टॉलरेंस का। सबसे पहले किसका, टॉलरेंस का। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहनशीलता। कंपैशन मतलब होता है करुणा, मतलब दया का। एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी। यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, पूरे देश भर में बंधुत्व, मतलब भाई बंधु वाला जो सोचे वो। ठीक है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टी रिलीजियस। यहाँ पे अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। यहाँ पे मतलब डिफरेंट धर्म के लोग होते हैं, क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा सीन इन द इंडियन कल्चर। भारत की जो कल्चर है, संस्कृति है, इसके अंदर ये डिफरेंट धर्म वाले लोग, जाति के लोग यहाँ पे दिखते हैं।
देयरफॉर द टॉर्च बियरर्स नेम्ड आवर कंट्री एज अ भारतवर्षा। इसलिए जो टॉर्च बियरर्स हैं उन्होंने हमारे जो देश है उसका नाम क्या रखा है, भारतवर्ष रखा है। बाय स्ट्रेसिंग ऑन इट्स, और किसके बेसिस पे, जो हमारे यहाँ पे एकता देख के उसके रिलेटेड, ठीक है। विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन आवर ब्रॉड आउटलुक, जो हमारा जो है ना बहुत बोलते हैं ना कि नजरिया पूरे देश में वो शो करता है। होली नेम्स ऑफ 7 सेक्रेड रिवर्स, होली मतलब पवित्र होता है, जो रिवर्स हैं हैव बीन यूज्ड इन आवर प्रेयर्स, ये जो 7 पवित्र नदियां हैं उनको भी हमारे प्रेयर्स में इंक्लूड किया जाता है। पीपल इंक्लूडिंग ग्रेट स्टेजेस, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, देखो स्टेजेस, साधु संत पाए जाते हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती एंड महात्मा गांधी। ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन पीस, ये हमेशा शांति को मतलब है ना हर जगह फैलाने का। पीपल इंक्लूडिंग ग्रेट सेजेस, यहाँ पे देखो लोग कौन कौन से पाए जाते हैं, बहुत ही महान सेजेस साधु संत पाए जाते हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती एंड महात्मा गांधी। ऑलवेज स्ट्रेस्ड अपॉन पीस, ये हमेशा मतलब है ना हर जगह शांति फैलाने का काम किए हैं। कोऑर्डिनेशन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हर जगह पे क्या करना है, एक दूसरे का साथ देना है और देश भर में एक भाईचारा होना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, बोलते हैं ना कि जो बोलते हैं ना विश्व भर में और भारत के अंदर भले यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। भारत की जो संस्कृति है उसका एक बहुत ही यूनिक फीचर क्या है कि यहाँ पे क्या दिखता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखता है, मतलब अलग अलग रिलीजन, धर्म, कास्ट एंड लैंग्वेज के लोग होने के बावजूद भी यहाँ पे हमारे अंदर ब्रदरहुड दिखता है। एज एट द एंड ऑफ द डे ऑल द रिवर्स एमलगमेट, एमलगमेट मतलब क्या होता है, मिलना, इनटू अ ग्रेट ओशियन, जितने भी ये नदियां हैं वो एक जगह पे मिलती है और कहाँ पे चली जाती है, ओशियन में, महासागर में चली जाती है। इक्विवेलेंटली आवर कंट्री कॉन्ग्लोमेरेट्स डिफरेंट रिलीजियंस, कास्ट, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, क्रिएट कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स। उसी तरह क्या होता है, भले डिफरेंट डिफरेंट जाति के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। ये एग्जाम्पल शो किया गया है, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया लिव देयर लाइफ विथ फीलिंग्स ऑफ को एक्सिस्टेंस। The people of India have conserved this quality and have wonderfully enhanced it। मतलब ये जो क्वालिटी है ब्रदरहुड का भी, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने का, व्यवहार से रहने का, वो चीज़ को ये लोग है ना मेंटेन करके रखें, बचा के रखें ये क्वालिटी को, और उसको बढ़ावा भी बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। पर क्या करते हैं, जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस के अंदर इसको क्या करना है, मैच करना है। देखो, श्री हेमानंदाचार्य लाइब्रेरी मुंबई, इंडियन म्यूजियम भोपाल, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, मतलब कौन सा म्यूजियम कहाँ पे है उसको एक्जैक्टली आपको अरेंज करके रखना है। तो इसका जो आंसर है वो डी है, मतलब फोर्थ का बी आएगा, फर्स्ट का डी आएगा, थर्ड का सी आएगा, सेकंड का ए आएगा। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। आंसर इसका क्या है, बी। आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट द लेसन ऑफ कंपैशन एंड ब्रदरहुड टू द वर्ल्ड, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वन, वाई डिड द वाइट मार्बल ऑफ द ताजमहल टर्न पेल एंड डल, ये मतलब इतना धब्बा सा और ये पीला क्यों होते जा रहा है, डल क्यों होते जा रहा है, बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, याद रखना। अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो खत्म होता है। इफ़ आपको ये जो वीडियो समझ आए, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट में भी मेंशन कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाए, ठीक है। कीप सपोर्टिंग ऑनलाइन, थैंक यू, जय हिंद।